है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, साथ ही साथ दोस्तों उत्तराखंड लेक्चरर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और इस सेशन में दोस्तों हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। वही इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। वहां पे हम लोग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के छात्रों के साथ एक समस्या होती है नोट्स की। या तो इकोनॉमिक्स के नोट्स मिलते नहीं है, या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स के कंप्लीट नोट्स भी दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। टेस्ट दीजिए, अपना इवैल्यूएशन करिए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिया जा रहा है, ताकि आप देख पाए कि पिछले वर्षों में आपके परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों आपका करंट भी कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर जो आप इस प्रोसेस को ठीक तरीके से फॉलो कर रहे हैं एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप अपनी इकोनॉमिक्स की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो जो हमारी बैचेज चल रही है दोस्तों, उसमें उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की क्लास अवेलेबल है, झारखंड टीजीटी पीजीटी की क्लास अवेलेबल है, मध्य प्रदेश स्टेट, साथ ही साथ में मध्य प्रदेश वर्ग 1 की जो मुख्य परीक्षा है उसकी भी क्लास उपलब्ध है, मध्य प्रदेश सेट की भी क्लास उपलब्ध है, एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर, सबकी क्लास अवेलेबल है दोस्तों। और अलग अलग बैच है, अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। अगर जो वैलिडिटी की बात करें दोस्तों, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिलती है। और एडमिशन लेने के लिए आपको दोस्तों आपको सिंपली दोस्तों मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, मध्य प्रदेश वर्ग 1 की जो परीक्षा है, साथ ही साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट की फीस 2500 रुपये है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपये। सिंपली दोस्तों आपको इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से फीस पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और डायरेक्ट वहीं से आप कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। कोई भी इंक्वायरी होगी, कोई भी आपको समस्या होती है तो नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेज करें। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन के क्वेश्चन की तरफ। और अगर जो आपको अलग से नोट्स, अलग से टेस्ट सीरीज, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर, अलग से भी चीजें चाहिए तो वो भी उपलब्ध हो जाएंगी। तो पहला प्रश्न दोस्तों आप लोग के सामने ये रहा कि वह लागत जो फर्म को उस समय भी वहन करनी पड़ती है जब कोई उत्पादन न हो रहा हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए एक सेकेंड, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए, तो दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा कि जो लागत होती है ना, जो लागत होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्थिर लागत बोलते हैं। ठीक है, स्थिर लागत बोलते हैं। और दूसरी जो होती है वो क्या होती है, स्थिर लागत। और दूसरी क्या होती है, परिवर्तनशील लागत। परिवर्तन परिवर्तनीय या परिवर्तनशील लागत। ठीक है, तो स्थिर लागत के अंतर्गत क्या होता है, स्थिर लागत बेसिकली होता क्या है कि जब आप उत्पादन करने जाएंगे तो उत्पादन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, तभी तो आप उत्पादन करेंगे। उत्पादन करने के लिए आपको भूमि चाहिए, उत्पादन करने के लिए आपको मशीन चाहिए, उत्पादन करने के लिए आपको श्रमिक चाहिए। तो ये क्या है, ये इन सारी चीजें, ये सारी चीजें अगर जो आपको चाहिए तो इनको आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा भी वहन करना पड़ेगा। तो यही दोस्तों क्या होता है, लागत होता है। तो लागत तो बेसिकली मुख्य रूप से दो प्रकार के, एक स्थिर लागत और दूसरा परिवर्तनशील लागत। तो स्थिर लागत के अंतर्गत वो लागत आते हैं
जिसका उत्पादन से कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब अगर जो आप उत्पादन करने जाएंगे तो आपको ये वहन करना ही पड़ेगा। जैसे आप किसी वस्तु का उत्पादन करने जाएंगे तो आप भूमि खरीदेंगे, एक स्थान चुनेंगे ना कि कहाँ पे उत्पादन करना है, फिर आप श्रमिकों को लाएंगे, तो वो जो श्रमिक होंगे वो क्या करेंगे कि उस भूमि को उत्पादन करने योग्य बनाएंगे, फिर आप तकनीकी लाएंगे। तो अगर जो इतनी सारी चीजें आप ला दिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उत्पादन कर ही रहे हैं, क्योंकि अभी तो भूमि, श्रम और तकनीकी, अब इसके बाद जो जो चीजें होंगी वो आपके लागत को बढ़ाएंगी। ये तो नेसेसरी रूप से इसकी लागत आपको वहन करनी ही पड़ेगी, और इसी को क्या बोलते हैं, स्थिर लागत बोलते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को कहा जाता है। न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म क्या बोला जाता है भाई? बिल्कुल ठीक है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। बहुत मजा आएगा आज के सेशन में, ठीक है। न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म किसे बोलते हैं भैया? न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म में क्या होता है कि जिसकी औसत औसत लागत न्यूनतम हो। औसत लागत न्यूनतम, ठीक है। तो न्यूनतम संयोग वाली फर्में जो होती हैं उसमें क्या होता है कि औसत लागत उसकी क्या होती है, न्यूनतम होती है। और यहीं पे क्या होता है कि जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो फर्म क्या होता है, साम्य की अवस्था में होता है। तो ऐसी अमूमन कहाँ पे देखने को मिलता है, अनुकूलतम फर्मों के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, स्थिर लागतें वे लागतें होती हैं। चलिए भाई, वही बात हो गई जो पहला प्रश्न हम लोगों ने देखा था कि स्थिर लागतें क्या होती हैं। एक होती है स्थिर लागतें, दूसरी होती है परिवर्तनशील लागतें। यही तो दो होती है ना भाई, एक स्थिर लागत, दूसरा परिवर्तनशील लागत। चलिए बताइए भाई, ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं सर? सी बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं। तो देखिए, स्थिर लागतें वे लागतें होती हैं जो उत्पादन में परिवर्तन दर से असंबंधित होती है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई एक फर्म लगा रहे हैं, आपको उत्पादन करना है। तो उत्पादन करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले भूमि देखना पड़ेगा ना, भूमि पे ही तो उत्पादन करेंगे, ठीक है। भूमि रहेगा तो वहाँ पे आप मकान बनाएंगे, चाहे जो भी होगा, मतलब उत्पादन करने के लिए एक जगह चाहिए, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, भूमि बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, श्रमिक चाहिए। जब आपके पास भूमि होगा तो श्रमिक बुलाएंगे, तभी तो उस भूमि को मॉडिफाई करके आप उत्पादन योग्य बनवा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर जब श्रमिक भी आ जाएगा तो आप क्या लाएंगे, आप ले आएंगे तकनीक। तो ये सारी चीजें जो होंगी वो किसके अंतर्गत आएंगी, स्थिर लागत के अंतर्गत आएंगी। और इसका उत्पादन से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। उत्पादन में परिवर्तन की दर से इसका कोई संबंध नहीं है। अगर जो आपको उत्पादन करना है तो कम से कम इन तीन चीजों पे आपको इनिशियली पैसा खर्च करना पड़ेगा। पैसा, इन तीनों चीजों पे पैसा खर्च करने के बाद भी आप उत्पादन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि स्थिर लागतें वे लागतें होती हैं जो उत्पादन में परिवर्तन दर से क्या होती हैं, असंबंधित होती हैं। अगला, औसत स्थिर लागत वक्र की लोच कैसी होती है? औसत स्थिर लागत वक्र की लोच कैसी होती है भाई? बिल्कुल ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, समय से क्लास ज्वाइन कर लिया करिए, सभी लोगों से निवेदन है ना। समय से क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं भाई? चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, अब औसत स्थिर लागत की लोच के बारे में अगर जो आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं जानते होंगे। कुछ इस प्रकार का आपने डायग्राम पढ़ा है, AFC पढ़ा है। ये कैसा होता है, आयताकार अति परवलय होता है। कैसा होता है, आयताकार अति परवलय होता है। और प्रत्येक बिंदु पे कुल स्थिर लागत जो होती है तो क्या होती है, स्थिर होती है।
एक बिंदु पे कुल स्थिर लागत क्या होती है, स्थिर होती है। तो औसत स्थिर लागत वक्र की लोच जो होती है प्रत्येक बिंदु पर इकाई के बराबर होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों को उत्पादित करने के कारण बढ़ती हुई अवसर लागतों को उस उत्पादन संभावना वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा सा प्रश्न है और थोड़ा सा आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। चलिए, क्या उत्तर आएगा भाई, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो वस्तु की अधिक इकाइयों को उत्पादित करने के कारण बढ़ती हुई अवसर लागत को उस उत्पादन संभावना वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो मूल बिंदु की तरफ क्या होता है, नतोदर होता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों को उत्पादित करने के कारण बढ़ती हुई अवसर लागतों को उस उत्पादन संभावना वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो मूल बिंदु की ओर क्या होता है, नतोदर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र हमें क्या बताता है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र क्या बताता है सर, कमेंट करके बताइए क्या उत्तर होगा। और आप लोगों की क्लास 4 दिन के लिए क्लोज हो सकती है, मतलब 4 दिन मैं हो सकता हूँ कि लाइव आप लोग के सामने ना हो। आज क्लास हो रही है, कल भी क्लास आप लोगों की होगी। तो जो लोग भी एप्लीकेशन पे एडमिशन लिए हैं या यूट्यूब पे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्रीमियर क्लास चलेगी, प्रीमियर क्लास चलेगी, लाइव क्लास 4 दिनों के लिए नहीं हो पाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि बाद में चल करके समस्या क्रिएट ना हो। लगातार इंक्वायरी लोग करने लगते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए डी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। तो देखिए, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र क्या इंडिकेट करता है, तो उत्पादन के, एक सेकेंड, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, उत्पादन के विभिन्न स्तरों को उत्पादित करने में आने वाली कुल लागतों के परिवर्तन को, जबकि सभी आदानों को परिवर्तित, एक विशेष कारखाने में उत्पादन के को उत्पादित करने की लागत को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि एक जगह इस प्रश्न का उत्तर इन्होंने ये माना है और उसका तर्क उन्होंने ये दिया है कि आदानों की बात नहीं होती है, आगत की बात नहीं होती है, इसमें निर्गत की बात होती है। इसमें क्या होता है कि उन्होंने ये बताया कि देखिए भैया, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र हमें दीर्घकालीन औसत लागत वक्र ये बताता है कि दीर्घकाल में जो फर्में होती हैं ये पूर्णतः इस बात के लिए स्वतंत्र होती हैं कि वो अपने संयंत्रों में परिवर्तन कर सकती हैं, वो अपने उत्पादन के साधनों में परिवर्तन कर सकती हैं, जैसे भूमि में परिवर्तन कर सकती हैं, जैसे वो क्या बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी में परिवर्तन कर सकती हैं, जैसे वो श्रम में परिवर्तन कर सकती हैं। तो इसका तर्क देते हुए वो ये बताते हैं कि जो इसका उत्तर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए कि एक विशेष कारखाने में उत्पादन के विभिन्न स्तरों को उत्पादित करने की न्यूनतम लागत। ठीक है, और यहाँ पे अगर जो आदान नहीं रहता दोस्तों तो थोड़ी सी चीजें ये भी ठीक होती, लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो माना गया है वो ये एग्जामिनर के द्वारा माना गया है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगा। अगला, कि लागत वक्र केवल उस समय पूर्ति वक्र होते हैं जबकि, बढ़िया सा प्रश्न है भाई, क्या उत्तर आ रहा है कमेंट करके बताइए।
ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल लागत वक्र केवल उस समय पूर्ति वक्र होते हैं जबकि, जैसा कि क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आराम से पढ़ने की बात है, सीधी सी बात। लागत वक्र केवल उस समय पूर्ति वक्र होते हैं जब प्रतिस्पर्धा क्या हो, शुद्ध हो। ठीक है, तो शुद्ध प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत ही तो हम देखते हैं ना दोस्तों कि एक जो फर्म होती है वो क्या करती है कि न्यूनतम मार्जिन पे वो क्या करती है, लाभ कमाती है। ठीक है, अर्थात उद्योग के द्वारा जो कीमतें निर्धारित की जाती हैं उसी कीमत को स्वीकार करने वाली फर्में होती है। कोई एक फर्म कीमत को निर्धारित नहीं कर सकती है। तो ये किसके अंतर्गत होगा, प्रतिस्पर्धा जब क्या हो, शुद्ध हो। जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को, चलिए भैया कहाँ पे काटता है कहाँ पे छूटा है ये आपको बेसिकली बताना। थोड़ा सा वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है भैया, ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा करते हैं आप लोग हमारे साथ? ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, क्या उत्तर आ रहा है? ये बोल रहे हैं सभी लोग, क्या बोल रहे हैं सभी लोग? ये बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखिए न्यूनतम बिंदु पे काट रहा है, तो सीमांत लागत वक्र जो औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पे काटता है। तो जितने लोग भी एक ही बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। तो सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पे क्या करता है, काटता है। अगला, एकाधिकारी निश्चित कर सकता है। एकाधिकारी क्या निश्चित कर सकता है भाई? अब ये प्रश्न तो बच्चों वाला है, कोई गलत करेगा क्या? है ना, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कितने लोग बोल रहे हैं? सीधी सी बात है, सबको पता होगा। एकाधिकारी क्या निश्चित कर सकता है, आराम से बताइए, है ना? चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ डी की तरफ कोई नहीं जा रहा है, कोई डी नहीं बता रहा है। अच्छा भाई, फिर जो आप डी नहीं बता रहे तो आप बहुत अच्छा बता रहे हैं कि एकाधिकारी देखिए या तो कीमत को या तो उत्पादन को एट अ टाइम, एक ही समय पे वो या तो केवल मूल्य को निर्धारित करेगा या केवल उत्पादन को निर्धारित करेगा। वो मूल्य और उत्पादन दोनों का निर्धारण एक समय में नहीं करेगा। एक समय में या तो मूल्य का निर्धारण करेगा या तो कीमत या तो उत्पादन का निर्धारण करेगा। तो एकाधिकारी क्या करता है कि जब देखता है कि बस उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि बाजार में जितनी वस्तुओं की मांग है उससे कम उत्पादन किया जाए, अर्थात मांग ज्यादा है और पूर्ति क्या किया जाए, कम किया जाए। तो जब मांग ज्यादा होगी, वस्तुओं की मांग ज्यादा और पूर्ति कम होगी, तो इस कंडीशन में क्या करेगा, एक एकाधिकारी कीमत को बढ़ा करके क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को बेचेगा। जब मांग ज्यादा है और पूर्ति कम है तो क्या होगा कि कीमत बढ़ा करके वो लाभ कमाएगा। जैसे कोविड काल में आपने देखा कि जो कीवी फल है, कीवी फल की मांग बहुत ज्यादा थी, पूर्ति कम थी, तो इसलिए 100-100 रुपए में दो दो कीवी मिल रहा था। जो जनरली दोस्तों 10 रुपए में एक कीवी मिल जाता है, वो कोविड के समय में 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए का एक मिल रहा था। तो पहली कंडीशन तो ये है कि जो एक अधिकारी है जितनी मांग है उससे कम उत्पादन करेगा, अर्थात उससे कम पूर्ति करेगा, तो अपने कीमत को ऊंचा रख करके वो क्या करेगा, कीमत को ऊंचा रख के अधिक लाभ कमा पाएगा। दूसरा ये होगा कि वो जितनी मांग हो रही है उसी मांग के अनुसार अपनी पूर्ति को भी कर दे। तो अब मांग ज्यादा है, पूर्ति भी बढ़ाएगा, तो यहाँ पे वो कम मार्जिन कमा करके अधिकतम लाभ प्राप्त करने की चेष्टा करेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न, बिल्कुल ठीक है। ज्यादातर एकाधिकारी वही करता है कि अपने कीमतों को अधिकतम रखने का प्रयास करता है।
वो उत्पादन को अधिकतम नहीं करना चाहता है, वो कीमतों को अधिकतम करना चाहता है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है भाई? ऑप्शन नंबर, क्या बोल रहे हैं सर? ज्योति जी, अनीस पांडे जी, लाल बहादुर जी, अफसाना जी, दीक्षा जी, ललिता जी, तस्नीम जी, प्रभाकर कुमार जी, अक्षय जी, विकास मिश्रा जी, थानेश्वर जी, चंद्रजीत जी, मौसम कुमार जी, कुमारी जी। ठीक है, सभी लोग, कितने लोग हैं, है ना? हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। जब भी विकुंचित की बात आती है तो ये इसका संबंध किससे है? इसका संबंध अल्पाधिकार से है। और विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा कौन देता है? वो देते हैं पाल स्वीजी साहब। क्या बोलते हैं? विकुंचित मांग वक्र कैसे देते हैं? कहते हैं, उस अपने वक्र में बताते हैं कि ऊपर वाला जो वक्र होता है वो होता है लोचदार, और नीचे वाला जो वक्र होता है तो क्या होता है? बेलोचदार। ठीक है, तो याद आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो विकुंचित मांग वक्र है ये अल्पाधिकार से संबंधित है, और ये पूछ रहा है कि सही सुमेलित है, तो ये विवेचनात्मक एकाधिकार से संबंधित है, अल्पाधिकार से संबंधित। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सॉरी, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण है? कीमत विभेदीकरण की बात कौन करता है? हमारे पीगू साहब करते हैं ना। और पीगू साहब की कितने प्रकार की कीमत विभेदीकरण की बात करते हैं? प्रथम कोटि का, प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण। ठीक है, प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण। ठीक है, दूसरा कहते हैं द्वितीय कोटि का कीमत विभेदीकरण, और तीसरा तृतीय कोटि का कीमत विभेदीकरण। तो प्रथम, ये यहाँ पूछ रहा है प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण कब होता है? तो प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण कब होता है? जब उत्पादक अपने इकाई के लिए भिन्न भिन्न कीमत प्राप्त करता है। जब उत्पादक प्रत्येक इकाई के लिए, ठीक है, तो प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण क्या होता है कि जब उत्पादक अपने प्रत्येक इकाई के लिए भिन्न भिन्न कीमत प्राप्त करता है। और कीमत विभेदीकरण क्या होता है? अब जो पुराने वो जानते होंगे, जो नए वो भी जान लीजिए आसान भाषा में, कि कीमत विभेदीकरण का मतलब क्या है कि आपकी जो उत्पादन लागत है वो समान है, लेकिन मांग की लोच अलग अलग होने के कारण अलग अलग बाजारों में वस्तु की कीमत जो है वो अलग अलग है। ठीक है, जैसे 10 रुपए की कोई वस्तु है, तो लखनऊ में 10 रुपए की जो वस्तु है वो 12 रुपए की है। यही 10 रुपए की जो वस्तु है, उत्पादन लागत सेम है, यही 10 रुपए की वस्तु हमारे प्रयागराज में 15 रुपए की है। ठीक है, आपके यहाँ जौनपुर में मान लीजिए कि कितनी की है? यहाँ पे मान के चलिए कि ये 16 रुपए की है। तो लागत एक ही है, लेकिन अलग अलग बाजारों में मांग की लोच के कारण क्या हो रहा है कि कीमतें अलग अलग है। तो प्रथम कोटि में क्या होता है कि प्रत्येक इकाई के लिए भिन्न भिन्न कीमत प्राप्त करता है। और द्वितीय कोटि का कीमत विभेदीकरण कब होता है? जब एकाधिकारी दो से अधिक मूल्य लेने को तैयार होता है। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, अल्पाधिकार में मांग वक्र विकुचित होता है, यह अवधारणा प्रतिपादित की गई और इसका अनुभाविक परीक्षण किया गया। अब विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा किसने दिया था? किसने दिया था, सबको पता होगा। सर जी, अभी तो आप बताए हैं कि विकुंचित मांग वक्र कुछ इस प्रकार से बताते हैं। कौन? पाल सूजी साहब। ऊपर वाला जो वक्र है वो क्या होता है? वो होता है लोचदार, और नीचे वाला जो वक्र होता है वो कैसा होता है? वो होता है बेलोचदार। ठीक है, यही तो बताते हैं ना। क्या उत्तर आएगा भाई? ऑप्शन नंबर पेगी और स्टिगलर, क्रमशः पाल स्वीजी और स्टिगलर साहब। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? ये विकुंचित मांग वक्र किससे संबंधित है? ये अल्पाधिकार से संबंधित है। ये सारी चीजों को आप अपने दिमाग में रिमाइंड करते हुए चलिएगा। तो याद रखिएगा कि अल्पाधिकार में मांग वक्र विकुंचित होता है। यह इसका प्रतिपादन जो किया था वो पाल स्वीजी साहब ने किया था, और इसका अनुभाविक परीक्षण जो किया गया था
वो स्टिगलर साहब के द्वारा किया गया था। विकुंचित मांग वक्र के अंतर्गत ऊपर वाले वक्र को ये लोचदार बनाते हैं, नीचे वाले वक्र को बेलोचदार बताते हैं। विकुंचित मांग वक्र किससे संबंधित है? अल्पाधिकार से संबंधित है। अगला, एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषता है। एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषता क्या होती है भाई? एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषता क्या होती है? बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से। अब एकाधिकार प्रतियोगिता क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से आप इस प्रश्न का उत्तर करिएगा, ठीक है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। और झारखंड पीजीटी की क्लास जो लोग भी ज्वाइन किए हैं, नया टेस्ट असाइन कर दिया गया है। आपके जो टेस्ट वाला जो आपका सेक्शन है उसमें नया टेस्ट असाइन कर दिया गया, आप जाके टेस्ट दीजिए, ठीक है? मतलब क्लास ले लीजिएगा, उसके बाद जाके टेस्ट दीजिएगा। और मध्य प्रदेश की जो मुख्य परीक्षा है उसकी क्लास 1 बजे से चल रही है, वो आप जरूर ज्वाइन करिए, अगर जो ज्वाइन एडमिशन लिए हैं या एडमिशन लेने वाले हैं तो। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई कि एक आधिकारिक प्रतियोगिता की विशेषता ये होती है कि उत्पादकों की संख्या बहुत ज्यादा होती है लेकिन वस्तु विभेद पाया जाता है। मतलब जितने भी उत्पादक होते हैं वो समरूप वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। वस्तुएं क्या होती है? अलग अलग होती हैं। वस्तुएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पादक तो बहुत सारे होते हैं लेकिन इनके प्रोडक्ट में कोई सिमिलरिटी नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा कि खिलौना बिकता है आपके गांव में, ठीक है? तो खिलौना बिकता है तो वहां पे क्या होता है कि खिलौने में कार भी होता है, ठीक है? खिलौने में क्या होता है? मोबाइल भी होता है, कार भी है, मोबाइल भी है। उसी में खिलौने में क्या होता है? लाइटर भी होता है। तो ये एक तरीके से क्या है कि उत्पादकों की संख्या, इस प्रकार की उत्पादकों की संख्या बहुत ज्यादा होती है लेकिन इनमें कहीं ना कहीं विविधता पाई जाती है, समरूपता नहीं पाई जाती है, क्योंकि इसके साइज अलग हो सकते हैं। खिलौने बहुत देखने को आपको मिल सकते हैं लेकिन इसके साइज अलग हो सकते हैं, रंग अलग हो सकता है, इसकी क्वालिटी अलग हो सकती है। तो वस्तु विभेद देखने को मिलता है और उत्पादकों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। अगला प्रश्न, अपूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, इसका कारण क्या होता है? अपूर्ण प्रतियोगिता की अगर जो आप प्रॉपर्टी जानते होंगे तो आप इस प्रश्न को बड़े आराम से कर पाएंगे। चलिए भैया, क्या उत्तर आ रहा है ना? अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? अपूर्ण प्रतियोगिता की प्रॉपर्टीज जानते हैं? बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। और कोई सर? डी के अलावा और कोई नहीं है? बात है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का मांग वक्र जो होता है वो ऋणात्मक ढाल का इस कारण से होता है क्योंकि अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के प्रवेश पे क्या होता है? प्रतिबंध होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में जो मांग वक्र ऋणात्मक होता है, इसका बस एक छोटा सा कारण यही होता है कि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्मों के प्रवेश पर क्या पाया जाता है? प्रतिबंध पाया जाता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, निम्न में से किसका महत्वपूर्ण भाग एकाधिकारी पर होगा? बढ़िया सा प्रश्न है ये, थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। और सभी लोगों से निवेदन है दोस्तों कि एक बार वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए, ठीक है? सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर किया करिए। इतने सारे लोग क्लास में हैं लेकिन फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। और देखिए दोस्तों, ऐसा होता है अगर जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं ना, तो ऐसा होता है कि आपको रोज पढ़ने को मन नहीं करेगा, है ना? मन करेगा यार आज रहने देते हैं, या कोई कोई एक्सक्यूज बना लेते हैं, या छोड़ते हैं यार आज बहुत गर्मी है, आज बहुत ठंडी है, कोई ना कोई आप एक्सक्यूज बना लेते हैं। और ये एक्सक्यूज आप इसलिए बना देते हैं क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो परिस्थिति कोई भी हो, लगे रहिए, ठीक है? अगर जो आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि पढ़ने को मन नहीं कर रहा है, तो आप ये सोच लीजिए कि अरे यार 1 घंटे की ही तो बात है, 1-2 घंटे की ही तो बात है, 2 घंटे आराम से बैठ जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर करेंगे जो करना होगा, उसके बाद तो फ्री ही हो जाएंगे, है ना? तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो तैयारी करता है जब पढ़ने बैठता है तो उसका मन नहीं लगता।
तो जब भी आप पढ़ने बैठिए तो थोड़ा सा फोकस ज्यादा रहिए। 10 मिनट अगर जो आप संभाल लेंगे तो फिर 2 घंटा पूरा संभाल लेंगे। ठीक है, तो जब भी पढ़ाई करने बैठिए, वैसे भी मैं बोलता हूँ कि जब भी आप खुद से भी पढ़ने बैठिए, अगर जो ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं तो खुद से भी पढ़ने बैठिए, तो सबसे पहले उस टॉपिक को पढ़िए जो आपको बहुत अच्छे से आता हो। बहुत अच्छे से जो टॉपिक आता है उसको आप पहले पढ़िए, ताकि पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट जग जाए, और उसके बाद 10 मिनट 20 मिनट के बाद कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड थियरी को लेकर के बैठ गए और सोचते हैं कि आज इसको निपटा ही देंगे, और कॉम्प्लिकेटेड वो होता है तो उसको समझ में वो जब नहीं आता है तो 10-20 मिनट के बाद पढ़ाई से क्या होने लगती है, अनिच्छा उत्पन्न होने लगती है। फिर कापी पेन रख के आप क्या करते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं, और फिर आपकी पढ़ाई की जो कंटिन्यूटी होती है वो टूट जाती है। तो ये थोड़ा सा इन बातों को ध्यान में जरूर रखा करिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि क्या उत्तर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सर बिल्कुल ठीक है, कि निम्न में से किसका संपूर्ण भाग एकाधिकारी पे होगा। तो संपूर्ण भाग एकाधिकारी पे कब होगा, जब एक मुश्त कर लगाया जाएगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक मुश्त कर जो होता है उसको उसको विवर्तित नहीं किया जा सकता है। और अगर जो एकाधिकारी ही है, अर्थात यही विक्रेता है, एकाधिकारी है तो यही विक्रेता है। तो जब भैया वस्तु ये बेचेगा, जब बिक्री ये करेगा तो लाभ यही कमाएगा, और जब जब लाभ यही कमाएगा तो ये क्या करेगा, कर भी यही देगा ना, कोई दूसरा थोड़ी देगा, कर भी यही देगा। तो ये क्या होगा, एक मुश्त कर होगा। अगला प्रश्न, करारोपण में प्रसारण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। बढ़िया सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये क्या उत्तर है होगा भाई, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा कि करारोपण में प्रसारण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों, और ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, और अमूमन आप इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं करते। तो प्रसारण सिद्धांत क्या होता है, थोड़ा आराम से इस प्रश्न को बताइए, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो प्रसारण सिद्धांत जो देते हैं वो मैन्सफील्ड तथा कनाड देते हैं, और इनका ये कहना है कि जब राज्य सरकार क्या होती है, जब राज्य सरकार क्या करती है कि टैक्स लगाती है, जब राज्य सरकार कोई कर लगाती है, तो ये जो कर होते हैं ना, वो पूरे राज्य में स्वतः ही क्या होते हैं, प्रसारित हो जाते हैं। मतलब ये जो राज्य सरकार कर लगा रही है, तो ये कर जो है वो राज्य के सभी लोगों तक स्वतः रूप से ही क्या होता है, प्रवाहित होता चला जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। बात तो ये बिल्कुल ठीक है ना। जैसे अभी आप देखिए कि क्या हुआ कि दूध पे टैक्स इंक्रीज कर दिया गया, तो अमूल दूध जो है दोस्तों वो शहरों में बिकता है, और गांव में भी कहीं कहीं पे बिकता है। तो इट मीन्स कि जब टैक्स में वृद्धि हो गई तो इससे समाज के सभी लोग, जो लोग भी अमूल दूध का उपभोग कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या होगा, उनको टैक्स वहन करना पड़ेगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर कर भार के हस्तांतरण को कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई, चलिए इजी सी बात होता है। एक होता है करापात, दूसरा होता है कराघात, और तीसरा होता है कर विवर्तन। करापात, कराघात और कर विवर्तन में क्या अंतर है सर। देखिए, करापात क्या होता है और कराघात क्या होता है। करापात का उदाहरण क्या है भैया, ये है प्रत्यक्ष कर, अर्थात ऐसा कर जब जिन लोगों पे वो टैक्स लगाया जाए उन्हीं को टैक्स वहन करना पड़े, तो ये क्या हो रहा है, करापात हो रहा है। आपके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है और आपको ही वहन करना है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, करापात बोलेंगे। कराघात क्या होता है,
कि ये होता है अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत देखने को मिलता है। अर्थात आपके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है और आप इस टैक्स को दूसरे के ऊपर टाल सकते हैं। तो दूसरे के ऊपर कर टालने को ही क्या बोलते हैं, कर विवर्तन। और ये टैक्स कैसे टाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि सरकार ने अगर जो कर लगाया, तो अगर जो कोई बिस्किट बेचने वाली कंपनी है, मान लीजिए कि बिस्किट बेचने वाली कोई कंपनी है, ठीक है, बिस्किट बेचने वाली कोई कंपनी है, तो ये बिस्किट बेचने वाली कंपनी जो है ये दो तरफ कर को स्थानांतरित कर सकती है, कर को विवर्तित कर सकती है। पहला जो होगा वो पश्चगामी होगा। पश्चगामी में क्या होता है कि ये बिस्किट वाली जो कंपनी है वो आटा किसी से खरीदती होगी ना, तो उसको कहेगी कि भैया अब हम क्या करेंगे कि आटा थोड़ा आपको सस्ता चाहिए क्योंकि सरकार ने टैक्स ज्यादा लगा दिया है। तो ये क्या हो गया, पश्चगामी हो गया। और उसके बाद ये तो पश्चगामी हो गया, दूसरी तरफ कहाँ विवर्तित कर देगा, अग्रगामी। कहेगा कि भैया बिस्किट खाओगे तो टैक्स आप ही को दो, मतलब उपभोक्ता जो होगा वो टैक्स देगा। ये बिस्किट कंपनी टैक्स के कर का वहन नहीं करने वाली है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कि एक कर का भार उपभोक्ता पर उत्पादक से अधिक होगा यदि। बहुत मजेदार सा प्रश्न है, ये कई बार पूछा जा चुका है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक कर का भार उपभोक्ता पर उत्पादक से अधिक होगा, मतलब इसको कौन वहन करेगा, उपभोक्ता, मतलब हम और आप। तो उपभोक्ता ज्यादा कर कब वहन करेगा बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मांग क्या होगा, अधिक बेलोचदार होगा। अगर जो मान लीजिए कि सरकार क्या करता है, माचिस पे टैक्स लगा देता है, ठीक है, सरकार अगर जो नमक पे टैक्स लगा देता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की मजबूरी होगी कि माचिस और नमक का टैक्स, माचिस और नमक का मूल्य अगर जो बढ़ भी जाएगा तो हम उतना ही उपभोग करेंगे जितना पहले करते थे। मान लीजिए माचिस 10 रुपए का हो जाए और नमक 100 रुपए पर केजी हो जाए, तो भी हम लोग क्या करेंगे कि माचिस और नमक का उपभोग करेंगे, क्योंकि हम लोग की ये मजबूरी है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो उत्पादक के ऊपर अगर जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, कर सरकार गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लगाती है, तो ये उत्पादक कहाँ छोड़ देगा, हमारे और आपके ऊपर छोड़ देगा, अर्थात उपभोक्ता के ऊपर छोड़ देगा, क्योंकि हमारी मांग क्या है, बेलोचदार है। जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कर का संपूर्ण बोझ उपभोक्ता द्वारा कब वहन किया जाएगा। बढ़िया सा प्रश्न है। और दोस्तों, हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूँ कि आप ईमानदारी से वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए। साथ ही साथ दोस्तों, कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, नोट्स को रिवाइज करते रहिए, टेस्ट सीरीज दीजिए। देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें मेरे द्वारा दी जा रही हैं। बस आप उस क्रम को फॉलो करिए, एप्लीकेशन पे यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश वर्ग 1 की जो मुख्य परीक्षा है उसकी भी क्लास चल रही है। एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चर, सबका बैच अलग अलग है और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें दी जा रही हैं। एडमिशन फीस केवल और केवल 2,000 रुपया इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से फीस पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोई भी अगर जो समस्या होती है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है सर, सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि कर का संपूर्ण बोझ उपभोक्ता द्वारा कब वहन किया जाएगा। मद की मांग क्या होगी, अलोचशील होगी, और पूर्ति क्या होगी, पूर्णतः लोचशील होगी। तो मांग क्या होगी, अलोचशील, मतलब बेलोचदार होगी, जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, ठीक है।
और पूर्ति क्या होगी, पूर्तिया लोचशील होगी। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि करारोपण में ऊर्ध्व समता का क्या अर्थ होता है। ऊर्ध्व समता का अर्थ क्या होता है भाई, ऊर्ध्व समता क्या होता है? बिल्कुल ठीक है। एक होता है भैया, एक होता है क्षैतिज समता, एक क्या होता है, क्षैतिज समता, और दूसरा होता है ऊर्ध्व समता। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे ऊर्ध्व समता पूछा है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, क्षैतिज समता। तो आप मुझे क्षैतिज समता भी बताइएगा सर, ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो देखिए ऊर्ध्व समता का मतलब क्या है, टैक्सेशन के संदर्भ में, करारोपण के संदर्भ में ऊर्ध्व समता का मतलब ये होता है कि अलग अलग आय समूह के लोगों पर अलग अलग कर लगाना चाहिए, ठीक है। जैसे आप देखते हैं ना, प्रत्यक्ष कर जो होता है उसमें क्या होता है, यही तो होता है ना कि जिसकी आय बहुत ज्यादा है उस पर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा, जिसकी आय बहुत कम है उस पर कम टैक्स लगाया जाएगा। तो ऊर्ध्व समता का मतलब ये होता है कि अलग अलग आय समूह के लोगों पर क्या किया जाएगा, अलग अलग कर लगाया जाएगा। और क्षैतिज समता का मतलब क्या होता है कि सभी व्यक्तियों पर समान रूप से कर लगाया जाएगा। क्षैतिज समता में क्या होता है, सभी व्यक्तियों पे समान रूप से कर लगाया जाएगा। जैसे अगर जो आप पार्ले जी का बिस्किट खरीदते हैं, आप लाइफ बॉय का साबुन खरीदते हैं, डब का साबुन खरीदते हैं, मूवी देखने थिएटर में जाते हैं, ये सारी चीजें अगर जो आप उपभोग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर समान टैक्स लगेगा। डजेंट मैटर कि आप गरीब हैं कि अमीर हैं, ठीक है। अमीर भी उतना ही टैक्स देगा जितना गरीब देगा। अगला, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, ये बोल रहे हैं। और कोई आसान सा सेशन है क्या आज का, आज का सेशन थोड़ा आसान लग रहा है क्या? तो एक कर प्रत्यक्ष कर कहलाएगा, तभी कहलाएगा जब इस कर का प्रभाव और करापात एक ही व्यक्ति पे पड़े, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कर में क्या होता है कि जैसे इनकम टैक्स है, जब आपको आपको इनकम टैक्स देना होगा, जब आपको नौकरी मिल जाएगी और जब आप इनकम टैक्स देंगे, तो आप यही कहेंगे, क्या होगा कि आपकी सैलरी से ही आपका टैक्स कट जाएगा। आप ये नहीं कहेंगे कि भैया हमको सैलरी दे दो और टैक्स हमारे पड़ोसी से काट लो, ऐसा नहीं है। अगर जो 70,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी तो इसी के आधार पे आपको टैक्स भी जमा करना पड़ेगा। तो करा जब एक कर प्रत्यक्ष कर तभी कहलाएगा जब प्रभाव और करापात एक ही व्यक्ति पे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अप्रत्यक्ष कर करों को प्रतिगामी क्यों कहा जाता है। अप्रत्यक्ष कर जो होता है वो प्रतिगामी क्यों कहा जाता है। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है भाई, ऐसा क्यों है? ठीक है सर, बिहार पीजीटी का बैच कब प्रारंभ होगा? बिहार पीजीटी की क्लास आप मान के चलिए कि 20 तारीख के बाद क्लास शुरू होगा, ठीक है। बिहार पीजीटी की जो क्लास होगी वो 20 तारीख के बाद, इस महीने के 20 तारीख के बाद बिहार पीजीटी की क्लास शुरू। क्या उत्तर होगा भाई कि अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी क्यों कहा जाएगा? तो इजी सी बात है कि ये सभी आय समूह के लिए समान दर पर प्रभारित किए जाते हैं। और प्रतिगामी कर में क्या होता है, प्रतिगामी कर क्या होता है, अब कर के चार प्रकार आने चाहिए आपको। कि प्रगतिशील कर क्या होता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे लोग उसी अनुपात में लोगों के कर के दर में भी वृद्धि होती है, ठीक है। और प्रतिगामी कर क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है उस अनुपात में उसके अनुपात कर के अनुपात में कमी आती है। अधोगामी जो भारत में प्रचलित है, स्टार्टिंग में क्या होता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे कर का अनुपात भी बढ़ता है, लेकिन एक बिंदु पे जाने के बाद
आय बहुत तेजी से बढ़ जाती है और उस अनुपात में कर का अनुपात क्या होता है, बहुत तेजी से नहीं बढ़ता है। ठीक है। और दोस्तों एक और क्या होता है, अनुपातिक कर प्रणाली, जो समान वर्ग पे समान रूप से लगाए जाते हैं। तो प्रतिगामी क्यों होती है, क्योंकि सभी आय समूहों के लिए समान दर पे ये भारित होता है। जैसे कि अगर जो आप मूवी देखने जाते हैं, थिएटर जाते हैं, तो वहां पे जब मूवी टिकट आप खरीदते हैं तो 18% जो कर होता है वो सभी लोग देते हैं। ये डजेंट मैटर कि आप फॉर्चूनर से गए हैं मूवी देखने के लिए या आप साइकिल से मूवी देखने गए। बहुत सारे लोग, जो लोग साइकिल से मूवी देखने जाते हैं, वो लोग भी उतना ही टैक्स देंगे जितना टैक्स फॉर्चूनर वाला देगा। तो फॉर्चूनर वाला तो ये टैक्स आसानी से वहन कर लेगा, लेकिन जो साइकिल से गया है ना, उसको क्या करेगा, ये टैक्स थोड़ी सी समस्या क्रिएट करेगी। अगला प्रश्न, कि कर का वैधानिक करापात किससे संबंधित है? कोई है इसमें जिसने कभी अपने जिंदगी के शुरुआती दौर में साइकिल से मूवी देखने गया? जरूर होगा, कोई ना कोई होगा इसमें जरूर, है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बोल रहे हैं। और कोई? और कोई? देखिए इजी सी बात है सर, कि कर का वैधानिक करापात किससे संबंधित है? तो कर का वैधानिक करापात जो है, व्यक्ति जो कर का भुगतान करने के लिए कानूनी तौर पे क्या होता है, उत्तरदायी होता है। करापात क्या होता है कि जिसके ऊपर टैक्स पड़ेगा वही टैक्स का वहन करेगा, जैसे प्रत्यक्ष कर हो गया, है ना। अगला, निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक ऋण के बोझ से संबंधित उत्पादन किया? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। देखिए बीच बीच में कमेंट आप लोग प्लीज कुछ इस प्रकार का न किया करिए जिससे क्लास की गरिमा जो है वो खराब हो, है ना। क्लास की गरिमा खराब करने वाला कमेंट। कुछ लोग पूछ रहे हैं आपकी शादी हो गई, किसकी शादी हो गई? नौकरी ले लो तो हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। नहीं, नौ मतलब खास करके उनके लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी में केवल एक ही है, ज़िंदगी का लक्ष्य यही है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें। नौकरी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर सुबह शाम टहलते रहिए। तो नौकरी कब मिलेगी, जब क्या करेंगे कि अच्छे से मेहनत करेंगे, कंसंट्रेट होके मेहनत करेंगे। बहुत ज़्यादा न अपने परेशान होंगे ना दूसरे को परेशान करेंगे। तो यार पढ़िए, मेहनत करिए, ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होता है ना। तो इस प्रकार के कमेंट को कृपया करके मत किया करिए, चूंकि मुझे भी समस्या होती है, चूंकि मैं आप सभी लोग के कमेंट को देखता हूँ, है ना। और ये थोड़ा सा अच्छा प्रभाव नहीं होता है। और बातें करिए, ज्ञान की बातें करिए, है ना। शादी का क्या है, जो लूला लंगड़ा होता है उसकी भी हो जाती है। आपके पास तो भगवान ने अगर जो ठीक तरीके से दिमाग दिया है, तो हाथ पैर दिया है, तो आपकी भी हो जाएगी। इतना परेशान होने की क्या जरूरत है कि नहीं है? ठीक है। अभी हमारे गली में एक झाड़ू लगाने वाला आता है, ऊपर से बता रहा था कि सर हमारी शादी हो गई। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन वो झाड़ू लगाता है फिर भी नगर पालिका से उसे बता रहा था कि सर हमें मिल जाता है 25-30 हज़ार रुपये में। भाई कम से कम वो अपने परिवार को तो चला लेगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक ऋण के बोझ से संबंधित समस्या का प्रतिपादन किया? किसने किया भैया? किसने ये कहा कि देखिए सरकार को ऋण नहीं लेना चाहिए, अगर जो सरकार ऋण लेगा तो इससे क्या होगा कि भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी होगी उसको समस्या होगी।
अगर जो मोदी जी ने क्या किया, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे, क्रिटिसिज्म नहीं है, जैसे जर्मनी से या रसिया से उन लोगों उन्होंने कह दिया कि भैया हम आपसे दीर्घकालीन ऋण लेंगे और आप हमको 50 साल के लिए ऋण दीजिए। दीर्घकालिक ऋण क्या होता है, जिसकी जिसकी अवधि क्या हो, 20 साल से ज्यादा हो। तो इन्होंने अगर जो 50 लाख करोड़ रुपए ले लिया, ठीक है, या 50,000 करोड़ रुपए ले लिया, तो भविष्य में चल के ब्याज के ऊपर ब्याज तो बढ़ता जाएगा, लेकिन 50 साल किसने देखा है? ठीक है, मोदी जी 50 साल तक रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो फिर आने वाली जो गवर्नमेंट होगी उसके ऊपर ये बोझ हो जाएगा कि उस गवर्नमेंट को ये ऋण चुकाना पड़ेगा और ब्याज भी बड़ी मात्रा में चुकानी पड़ेगी। तो हमारी भावी पीढ़ी जो होगी वो फंस जाएगी। तो ये ऐसे अर्थशास्त्री थे जिसमें डोमर साहब थे और पीगू साहब थे। तो इन लोगों का ये कहना था कि नहीं भैया, भविष्य में आपको क्या करना चाहिए कि आपको सार्वजनिक ऋण नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। और जो लर्नर थे, जो हैंसन थे, इनका ये कहना था, जो डेविड रिकार्डो थे, जो एडम स्मिथ थे, जेएस मिल थे, इन लोगों को ये कहना था कि सार्वजनिक ऋण लीजिए। जब आप ऋण लेंगे तो आपके देश में निवेश की क्षमता बेहतर होगी, निवेश की क्षमता बेहतर होगी तो आप क्या करेंगे कि आपकी उत्पादन का स्तर आपका बढ़ेगा, और उत्पादन का स्तर बढ़ेगा तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। तो एडम स्मिथ, ठीक है, डेविड रिकार्डो, जेएस मिल, ये सभी लोग जो थे वो सार्वजनिक ऋण को बोझ नहीं मानते थे, लेकिन ये लोग जो है डोमर और पीगू ये बोझ मानते थे। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। मौद्रिक घाटे का अर्थ है, मौद्रिक घाटे का क्या अर्थ होता है भाई? मौद्रिक घाटे का अर्थ क्या होता है? क्या उत्तर होगा भाई? थोड़ा सा सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए सभी लोगों से। हाँ, नितिन मिश्रा जी, बिल्कुल वही मैं आपको बता रहा था कि एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो, जेएस मिल, ये लोग सही मानते हैं कि ऋण लेना चाहिए। क्या उत्तर होगा भाई? सी बोल रहे हैं, और कोई? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि मौद्रिक घाटे का अर्थ होता है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्रीय सरकार को ऋण में क्या कर दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए। एब्सोल्युटली ठीक है सर, कई बार बताया हूँ कि मौद्रिक घाटा का अर्थ यही तो होता है ना कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्रीय सरकार को ऋण के ऋण में क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अभिकथन दिया गया और तर्क दिया गया। और जो लोग भी बीएड का फॉर्म भरे थे, आप लोगों का एडमिट कार्ड आ गया है, देख लीजिएगा। बहुत सारे महानुभाव को पता नहीं होगा कि हमने फॉर्म भरा था तो उसका एडमिट कार्ड भी आएगा। एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड आ गया है। जो लोग भी बीएड करने के इच्छुक हैं, आप अपना मतलब मेरी बस मैं आपसे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर जो आपने फॉर्म भरा था तो एडमिट कार्ड आ गया है ना। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो लोग गांव में रहते हैं उनको नहीं समझ में आ पाता है, क्योंकि इतने रिसोर्सेज उनके पास होते नहीं, है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या बोल रहे हैं सर? इजी सी बात है कि जेम्स बुकानन के विचारानुसार सार्वजनिक ऋण का प्राथमिक भार भावी पीढ़ियों को स्थानांतरित हो गया है। क्या ये बात सही है? जैसा कि मैंने बताया ना कि कुछ अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा कि सार्वजनिक ऋण बोझ है, सरकार को ऋण नहीं लेना चाहिए। अगर जो सरकार अभी ऋण लेगी और दीर्घकालिक ऋण लेगी, अर्थात 20 वर्ष से ज्यादा के लिए सरकार ऋण लेगी, तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को ये ऋण चुकाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हमारी भविष्य की आने वाली पीढ़ी प्रभावित होगी। जैसे अगर जो मान लीजिए अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो क्या करें, 50,000 करोड़ रुपए उधार ले लें दीर्घकाल के लिए, अर्थात 50 साल के लिए। तो 50 साल के लिए अगर जो वो 50,000 करोड़ उधार लिए हैं, तो 50 साल बाद कौन रहेगा? वो रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। लेकिन जो भावी प्राइम मिनिस्टर आएगा उसके ऊपर क्या होगा, ये बर्डन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल उन्होंने कहा था। सार्वजनिक ऋण का भुगतान भावी पीढ़ी पर कर लगाकर किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो अब जब भविष्य में जो नया प्राइम मिनिस्टर आएगा आज से 50 साल बाद, तो उसको कर भुगतान करना है, तो उसे ऋण भुगतान करना है। तो ऋण भुगतान करने के लिए उसे आय चाहिए,
और जब उसे आय चाहिए तो वो लोगों पे ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाएगा, और जब लोगों के पर ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाएगा तो देश के आर्थिक कल्याण में कमी आएगी, जिससे क्या होगा कि देश का आर्थिक विकास क्या होगा, अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें बोलते हैं दोस्तों। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका सच्ची में मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर उत्तर जो होना चाहिए वो डी नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इसको डिस्क्राइब भी कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इसको सी में क्या देना चाहिए कि ए और आर दोनों सत्य हैं, और ए आर जो है ए का क्या दे रहा है, स्पष्टीकरण भी दे रहा है। ठीक है, ठीक है, स्पष्टीकरण भी दे रहा है। ठीक है, इस बात को समझिए। इसका उत्तर जो होगा वो सी राइट आंसर हो जाएगा, डी नहीं होगा, क्योंकि ये ए आर का सही, अच्छा दिया तो है, स्पष्टीकरण दिया है ना। हाँ, अगर जो दिया है तो डी है। मुझे लग रहा है कि इसमें क्या था कि स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, हाँ स्पष्टीकरण कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में डी ही हो जाएगा। ठीक है, अगला, मध्यकालिक ऋण की समयावधि होती है। अब आपको यहाँ दो तीन बातें बतानी है कि नाबार्ड जो होता है वो किस प्रकार का ऋण देता है। आपको बताना है आईडीए, जिसे विश्व की सुलभ ऋण खिड़की बोलते हैं, वो किस प्रकार का ऋण देता है। ठीक है, जरूर कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है, हाँ देखिए, ऋण जो होता है वो तीन कालखंडों में बांटा जाता है। ऋण तीन कालखंड, एक होता है भैया अल्पकाल, अल्पकाल या जिसे अल्पकालीन बोलते हैं। दूसरा क्या होता है मध्यकालीन, मध्यकालीन। और तीसरा क्या होता है दोस्तों, दीर्घकालीन, दीर्घकालीन। तो अगर जो ऋण क्या किया जा रहा है, 1 महीने से 16 महीने के लिए लिया जा रहा है या दिया जा रहा है, 1 से लेकर के 16 महीने के बीच की अगर जो अवधि है, अगर जो 1 से लेकर के 16 महीने की बीच की अवधि है, तो इसके मध्य जो लेन देन होता है वो अल्पकालीन ऋण के अंतर्गत आएगा। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये मुख्य रूप से कृषि में देखने को मिलता है। कृषक कहते हैं कि हमको अल्पकालिक ऋण दे दीजिए, और जब आगे चल के हमारी फसल जो होगी वो तैयार हो जाएगी, तो हम अपने फसल को क्या करेंगे कि बेच करके आपका कर्ज चुका देंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो आता है वो आता है मध्यकालीन ऋण। तो मध्य का यही अल्पकालिक ऋण जो होता है वो नाबार्ड देता है, यही अल्पकालिक ऋण क्या करता है, नाबार्ड देता है। मध्यकालीन ऋण में क्या होता है कि श्रमिक ये सॉरी किसान ये कहता है कि हमको ट्रैक्टर खरीदना है, हमको पंपिंग सेट खरीदना है, हमको ट्रैक्टर खरीदना है, पंपिंग सेट खरीदना है, तो आप हमको कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा इसका समय दीजिए, ताकि हम पंपिंग सेट और ट्रैक्टर खरीद लेंगे, तो भविष्य में चल करके धीरे धीरे जब मुनाफा कमाएंगे तो 5 साल के बाद हम आपको ऋण वापस कर देंगे। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है दीर्घकालीन। ये किसान दीर्घकालीन ऋण कब लेता है, ये तब लेता है जब उसे नई भूमि खरीदना होता है या भूमि को उपजाऊपन बनाना होता है, तो 20 वर्ष या उससे ज्यादा के लिए ऋण लेता है। अभी ये तो एक किसान का उदाहरण दिया। अभी आपने देखा जर्मनी या रसिया से प्राइम मिनिस्टर ने 50 साल के लिए ऋण लिया है। प्राइम मिनिस्टर ने 50 साल के लिए, जर्मनी या रसिया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, शायद रसिया ये क्या, उससे 50 साल के लिए उन्होंने ऋण लिया है। तो कौन सा ऋण था, वो दीर्घकालिक ऋण था। अगला प्रश्न, और ये जो आईडीए होता है विश्व की सुलभ ऋण की, यही जो है वो दीर्घकालीन ऋण देता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगला प्रश्न, चलिए, सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास कर रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या इतनी कम क्यों है भाई, इतने सारे लोग क्लास कर रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋण शोधन की विधि नहीं है। ऋण शोधन मतलब क्या होता है, ऋण शोधन का मतलब क्या होता है, ऋण की वापसी करना, ऋण वापस करना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 2
जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं आप, जितने डी बोल रहे हैं सब गलत। अरे भैया, ऋण शोधन का मतलब होता है ऋण वापसी, और ऋण का रूपांतरण से ऐसे क्या होता है कि मान लीजिए कि ऋण का रूपांतरण क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने किसी से 5 लाख रुपए उधार लिया है, और ये कह के उधार लिया है कि हाँ मोहन से आपने 5 लाख रुपए उधार लिया है, मोहन से आपने 5 लाख रुपए उधार लिया है, और मोहन को कहा है कि साल भर बाद हम लौटा देंगे। अब 1 साल बीत गया, लेकिन फिर भी आपके पास 5 लाख रुपए है नहीं, तो आप कहेंगे, अब आप क्या करेंगे कि मोहन को आपने जुबान दिया है, तो आप जाएंगे सोहन के पास, आप जाएंगे किसके पास, सोहन के पास, सोहन से कहेंगे सोहन हमको 5 लाख रुपया उधार दे दो, 1 साल बाद हम दे देंगे। तो ये जो 5 लाख रुपए सोहन से आप ले रहे हैं, वो मोहन को लौटाने के लिए ले रहे हैं, अपने कार्य को पूरा करने के लिए नहीं। मतलब ये पुराना ऋण जो है वो खत्म हो जाए, पुराना ऋण ये मोहन को मैं चुका दूं, सोहन से फिर 1 साल के लिए हम टाइम ले लेंगे। तो ये ऋण रूपांतरण जो है ये ऋण शोधन की विधि है, लेकिन ये जो पूंजी उगाही है सर, ये ऋण शोधन की विधि नहीं है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बाह्य ऋण के भारत के लिए क्या सही है, निम्नलिखित में से बाह्य ऋणों के संबंध में भारत के लिए क्या सही है, बेसिकली ये होना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई, बिल्कुल ठीक है। चलिए, वेद प्रकाश जी, अनीश जी, दीक्षा जी, नेहा जी, ज्योति जी, आईएम जी, अफसाना जी, प्रदीप जी, सुनीता जी, बिल्कुल ठीक है। रश्मि तिवारी जी, अरुधति जी, मौसम कुमारी जी, मीनू यादव जी, बबीता त्यागी जी, बिल्कुल ठीक है। सत्यम पाठक जी और लाल बहादुर जी। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। अब जो लोग लाइक नहीं करते उनके लिए क्या कहा जा सकता है, क्या उत्तर होगा भाई, इजी सी बात है और बढ़िया सी बात है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बाह्य ऋणों का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार उसके अप्रत्यक्ष मौद्रिक भार से क्या होता है, अधिक होता है। बिल्कुल ठीक है भैया, कि निम्नलिखित में से बाह्य ऋणों के भारत के लिए क्या सही है, तो जो बाह्य ऋण होते हैं उसका जो प्रत्यक्ष मौद्रिक भार होता है उसके अप्रत्यक्ष मौद्रिक भार से अधिक होता है। बाह्य ऋणों का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार उसके अप्रत्यक्ष मौद्रिक भार से अधिक होता है। बाह्य ऋणों का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार उसके अप्रत्यक्ष मौद्रिक भार से अधिक होता है। नहीं भाई, नहीं, अप्रत्यक्ष मौद्रिक भार से कम होता है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि अगर जो दीर्घकालीन हम ऋण ले रहे हैं, 10 रुपए का ऋण ले रहे हैं, तो इस पे ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, बहुत ज्यादा हम ब्याज चुकाते चले जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जितना हमारा मूल होता है उससे ज्यादा हम ब्याज चुका देते हैं, जितना हमारा मूल होता है उससे ज्यादा हम ब्याज चुका देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बाह्य ऋणों का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार उसके अप्रत्यक्ष वास्तविक भार से क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर ठीक है। आपको पता है ना कि सरकार क्या करता है कि सबसे ज्यादा व्यय जो करता है वो ऋण चुकाने में सरकार सबसे ज्यादा व्यय करता है। सरकार की जो व्यय है वो सबसे ज्यादा क्या है, ब्याज भुगतान की है। तो ऐसी स्थिति में बाह्य ऋणों का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार उसके अप्रत्यक्ष वास्तविक भार से क्या होगा, कम होगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, यदि सरकार द्वारा दिया गया ब्याज प्राथमिक घाटे में जोड़ दिया जाए तो वह बराबर होगा। बढ़िया सा प्रश्न है भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा, ये होना चाहिए ना, राजकोषीय घाटा, यही तो होता है। तो यदि सरकार द्वारा दिया गया ब्याज प्राथमिक घाटे में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, राजकोषीय घाटे के बराबर होगा। तो
जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, यही तो होता है। प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या होता है? प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या होता है? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा। और राजकोषीय घाटा क्या होता है कमेंट करके बताइए। राजकोषीय घाटा, और उसमें से हम क्या कर देते हैं, ब्याज को घटा देते हैं, ब्याज को माइनस कर देते हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। राजकोषीय घाटा क्या होता है कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय आय का हिस्सा इसमें से कौन सा नहीं है भाई? राष्ट्रीय आय का हिस्सा कौन सा नहीं है बताइए। राष्ट्रीय आय का हिस्सा कौन सा नहीं है? आपको पता होगा कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हस्तांतरण भुगतान को शामिल नहीं करते। ठीक है, ठीक है, हस्तांतरण भुगतान को शामिल नहीं किया जाता है। और हस्तांतरण भुगतान क्या होता है? ऐसा भुगतान जो सरकार बिना सेवा लिए हुए करता है। मतलब आप कोई सेवा नहीं देते हैं लेकिन फिर भी सरकार आपको पैसा देती है। जैसे एक व्यक्ति जो रिटायर हो गया है और पेंशन पा रहा है, तो वर्तमान में वो पेंशन तो पा रहा है लेकिन वर्तमान में वो सरकार के लिए कोई सेवा नहीं दे रहा है, तो क्या हो गया, ये हो गया हस्तांतरण भुगतान। बेकारी भत्ता अर्थात बेरोजगारी भत्ता, आप सरकार के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं लेकिन सरकार फिर भी आपको बेरोजगारी भत्ता दे रहा है, पैसा दे रहा है। ठीक है, छात्रवृत्ति, उपहार, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? हस्तांतरण भुगतान। क्योंकि बिना किसी सेवा को दिए हुए ही आप क्या करते हैं, आप पैसा अर्जित करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, हस्तांतरण भुगतान। और इसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक आय का स्रोत नहीं है? सार्वजनिक आय का स्रोत इसमें से कौन सा नहीं है भाई? अच्छा सा प्रश्न है और अच्छा बेहतरीन सा प्रश्न, इजी सी बात है। अब ये प्रश्न आपको इसीलिए मैं बोलूंगा कि जब भी पेपर देने बैठिएगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्मिनोलॉजी को देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो उपादान है ना, इसको आप सब्सिडी बोलते हैं। सब्सिडी जो है वो इंग्लिश वर्ड है और उपादान जो है ये हिंदी में है। तो सब्सिडी सबको पता है लेकिन उपादान क्या होता है आप बहुत कम लोगों को पता होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक आय का स्रोत नहीं है। तो सार्वजनिक आय का स्रोत मतलब क्या, सरकार की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? तो वो सब्सिडी नहीं है, क्योंकि सब्सिडी तो सरकार हमें देता है ना। जैसे सरकार हमें गैस पे सब्सिडी देता है, सरकार हमें पेट्रोल पे सब्सिडी देता है, अर्थात सरकार अपने जेब से कुछ पैसा हमें देता है। क्यों देता है? ताकि ये व्यवस्थाएं सबके पास जा सके, गैस सबको मिल सके, इसके लिए गैस पे सब्सिडी मिलती है। पेट्रोल सबको मिलता है इसलिए पेट्रोल पे सब्सिडी मिलती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में वह अर्थशास्त्री जो सार्वजनिक ऋण को बोझ नहीं मानते। मतलब कौन कहते थे कि भैया दूसरे देश से ऋण लीजिए, जब मान लीजिए कि अगर जो 50 करोड़ रुपए आपने किसी दूसरे देश से ऋण लिया और ये 50 करोड़ रुपए अपने देश में लाएंगे और इस पैसे का अगर जो आप निवेश करेंगे, तो जो आपकी निवेश जब बढ़ जाएगी तो आपका उत्पादन बढ़ जाएगा, आपका उत्पादन बढ़ जाएगा तो आपकी राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगी। ये बात किन अर्थशास्त्रियों ने कहा था सर, बता दीजिए। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि सर जी एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और माल्थस, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और माल्थस, इनका ये कहना है कि आप दूसरे देशों से ऋण लीजिए, जब आप ऋण लेंगे तो आपकी निवेश क्षमता बढ़ेगी, जब निवेश बढ़ेगा तो उत्पादन का स्तर बढ़ेगा, जब आपके देश में उत्पादन बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, और राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो आपका देश क्या करेगा, आर्थिक विकास करेगा। यही तो एक देश की चाह होती है ना कि हमको आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि करना है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आसान सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि मुद्रा स्फीति अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त, इन दोनों में से मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है। आपको पता है मुद्रा स्फीति क्या होती है? मुद्रा स्फीति जिसे हम क्या बोलते हैं, महंगाई बोलते हैं, कहते हैं ना महंगाई बढ़ गई है, उसे ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, अर्थात जब वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो रही है इसका मतलब कि मांग व पूर्ति क्रियाशील है।
मांग व पूर्ति क्या है, क्रियाशील है, मांग भी और पूर्ति भी हो रही है, ठीक है। लेकिन बस एक समस्या है कि महंगाई आ रही है, ठीक है। लेकिन लोगों की क्रय शक्ति ज्यादा है, ये बात सही है, तो ये बात ठीक है। लेकिन मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त होता है, तो यहाँ पे मांग व पूर्ति क्रियाशील है, इसका मतलब कि यहाँ पे उत्पादन हो रहा है। और यहाँ पे जब मुद्रा संकुचन होता है तो मांग का स्तर कम हो जाता है, तो जब मांग कम होगा तो पूर्ति भी कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन जो होता है वो कम हो जाता है, और उत्पादन कम हो जाता है तो अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति आ जाती है। तो मंदी ज्यादा घातक है, मंदी ज्यादा घातक है, मुद्रास्फीति से ज्यादा घातक जो है वो मंदी है, ठीक है। तो ये बात कहा था किसने भैया, ये किंग साहब ने कहा था। अगर जो आपसे कोई ये कहे कि आपको साल में, सॉरी, आपको एक महीने में, आपको हम क्या करेंगे, एक महीने में 1 लाख रुपए देंगे, 1 लाख रुपए देंगे और आपको पूरा 1 लाख रुपए खर्च करना है, और दूसरा कंडीशन दिया जाए कि आपको एक महीने में हम क्या करेंगे कि 2,000 रुपए देंगे और पूरा 2,000 रुपए आपको खर्च करना है, ठीक है। तो आप कौन सा चुनेंगे, आप कहेंगे कि भैया खर्च ही करना है तो 1 लाख वाला खर्च किया जाए, कहा दो 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 2,000 रुपए वाला हम लेंगे, तो पहली स्कीम आप चुनेंगे ना। तो ये पहली जो स्कीम है यही मुद्रास्फीति वाली स्कीम है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लागत जनित मुद्रास्फीति का कारण है। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास हो रही है। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूँ कि अगर जो आप ईमानदारी से अपने सारे कॉन्सेप्ट को एप्लीकेशन पे पढ़ रहे, मेरे द्वारा दोस्तों सब कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है, एक एक कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाया जा रहा है। बहुत दिनों बाद भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो इतनी आसानी से चीजों को पढ़ाई जा रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको वहाँ पे नोट्स भी दिया जा रहा है, नोट्स को पढ़ते रहिए। एक तरफ नई क्लासेस को देखते रहिए, दूसरी तरफ पुरानी क्लासेस को रिवीजन करने के लिए नोट्स पढ़ते रहिए। टेस्ट सीरीज दीजिए, एक दिन में एक से ज्यादा टेस्ट सीरीज कभी मत दीजिए, एक टेस्ट दीजिए, उसके बाद देखिए गलती कहाँ पे है, जहाँ पे गलती हो उस गलती को सुधारिए। फिर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद जब भी टेस्ट देना हो नया टेस्ट तभी दीजिए जब पुराने टेस्ट की गलतियों को सुधार चुके होंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें दी जा रही हैं। बस आप ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, सारी चीजों को फॉलो करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा, साथ ही साथ दोस्तों आपको एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट उत्तराखंड लेक्चरर, सबका बैच अलग अलग है और अलग अलग बैच में अलग अलग सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। वैलिडिटी आप कोर्स लाइफ टाइम है, एडमिशन फीस केवल और केवल 2,000 रुपए है। इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से फीस पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्टली कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई, कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। क्या उत्तर आ रहा है, डी बोल रहे हैं सभी महानुभाव, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन लागत जनित मुद्रास्फीति का कारण है। तो लागत जनित मुद्रास्फीति में क्या होगा कि जब वस्तुओं की लागतों में वृद्धि हो जाए तो इस कारण से वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। तो लागतों में वृद्धि होने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो ये क्या होता है, लागत जनित मुद्रास्फीति। पार्ले जी की कंपनी है, तो मान लीजिए कि जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भैया मजदूरी बढ़ाइए, मजदूरी वेतन बढ़ाइए। तो जब मजदूरी वेतन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि पार्ले जी बिस्किट की लागत बढ़ जाएगी, और जब लागत बढ़ जाएगी तो वस्तु की कीमत भी वो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अगला, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्या उत्तर होगा, इस प्रश्न का उत्तर करिए। कि सभी लोग बोल रहे हैं कि मुद्रास्फीति का अस्थायी नियंत्रण, अर्थात अगर जो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है, महंगाई आ रही है, तो इसको अस्थायी रूप से हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर जी मुद्रा की पूर्ति को रोक दीजिए। जब मुद्रा की पूर्ति रुकेगी तो मुद्रा की मात्रा कम होगी, जब मुद्रा की मात्रा कम होगी
तो लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाएगी। जब क्रय शक्ति कम हो जाएगी तो लोग मांग कम करेंगे, मांग लोग कम करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि की कीमतें कम हो जाएंगी। अगला, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन क्या होता है? ये सबको पता होगा भाई। बिल्कुल ठीक है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? बताइए सर जी, कहिए सर जी। ऑप्शन नंबर सी, सतत रूप से मुद्रास्फीति और सतत रूप से बढ़ती हुई बेरोजगारी, इसी को स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि जब सतत रूप से मूल्य वृद्धि हो रही है। मूल्य वृद्धि मतलब क्या? मुद्रास्फीति। और सतत रूप से बेरोजगारी, अगर जो निरंतर मुद्रास्फीति बढ़ रही है और निरंतर क्या हो रहा है कि बेरोजगारी भी बढ़ रही है, तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। ये प्रश्न आपने बहुत बार सॉल्व किया है, लेकिन फिर भी जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि 2-3 लोग ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं। क्यों बी बोल रहे हैं? क्योंकि कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, स्फीति एवं बढ़ता हुआ रोजगार, रोजगार नहीं बढ़ता है, बेरोजगारी बढ़ती है। बेरोजगारी में और रोजगार में अंतर होता है। बिल्कुल ठीक है। मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से कर दिया किसने भैया? मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से, बिल्कुल ठीक है। मुद्रास्फीति की तुलना किसने किया? डाकू से। अर्थात मुद्रास्फीति क्या है? डाकू है। कौन भाई? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? वकील और ब्रह्मानंद, ये दो अर्थशास्त्री हुए, वकील और ब्रह्मानंद। इन लोगों ने कहा कि मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई बढ़ना क्या है? यह एक डाकू है। तो मुद्रास्फीति के संबंध में उन्होंने कहा कि जब महंगाई बढ़ती है वो गरीबों को लूटता है। कैसे लूटता है? कि जब प्याज का सीजन आता है तो जो गरीब किसान होता है वो अपने प्याज को क्या करता है? 10 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचता है। 10 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचता है। और यही किसान ठीक 6 महीने बाद या 7 महीने बाद इसी प्याज को 80 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदता है। 80 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदता है। क्यों? क्योंकि किसान के पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है। तो बड़े बड़े व्यापारी किसान से 10 रुपए पर केजी के हिसाब से प्याज खरीद लेते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं, और जब जब मांग बढ़ती है और पूर्ति कम होती है तो ऐसी स्थिति में बाहर निकाल के 80 रुपए पर केजी बेच देते हैं। इसी कारण आप देखते हैं कि साल में, प्रत्येक साल में, एक समय प्याज 10 रुपए केजी और एक समय प्याज 80 रुपए केजी। तो असली जो कमाई होती है वो इस किसानों को कमाई नहीं होती है, ये जो व्यापारी होते हैं इनको कमाई होती है। तो इसीलिए व्यापारियों को मुद्रास्फीति से क्या होता है? लाभ मिलता है। अगला, प्रत्याशा की लोच निम्नलिखित में से किसकी माप है? प्रत्याशा की लोच किसकी माप है भैया? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? डी बोल रहे हैं। और कोई डी के अलावा? बिल, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि प्रत्याशा की लोच निम्नलिखित में से किसकी माप है? तो प्रत्याशित मुद्रास्फीति के दर की। इसमें क्या होता है कि मुद्रा पूर्ति में अगर जो प्राप्त मुद्रा की पूर्ति में, अगर जो मुद्रा की पूर्ति में मान लीजिए कि 10% की वृद्धि हो रही है तो कीमत में भी क्या होगा? कीमत, वस्तुओं की कीमतों में भी क्या होगा? 10% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो जितने लोग भी कीमत में, मूल्य स्तर बोलना चाहिए, बेसिकली मूल्य स्तर में 10% की वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न, बिल्कुल ठीक है। भारत में मुद्रास्फीति मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। भारत में मुद्रास्फीति किस आधार पर मापा जाता है भैया?
और जो लोग भी लाइक नहीं किए हैं सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है, ऐसा क्यों है भाई? बिल्कुल ठीक है। कौन पूछ रहा है भैया कि हमको भी बताइए कि हमारा कैसा चल रहा है? दूसरा कोई थोड़ी बताएगा कि आप कैसा कर। खुद पे इतना विश्वास रखिए कि दुनिया कहे कि तुमसे ना हो पाएगा, फिर भी आप कहें कि हमसे ही होगा और किसी से नहीं हो पाएगा। तो जिंदगी में कभी भी अपने बारे में जानने के लिए दूसरे का विचार मत लिया करिए। आप खुद ही काफी हो यार। आप खुद ही माइंडसेट में रखो ना यार, हम ही कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा, हमसे ही हो पाएगा, हम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, है ना? अपने बारे में दूसरे से विचार लेने की क्या जरूरत है ना? इस बात को ध्यान में रखिए। क्या उत्तर आ रहा है भैया? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप सी बोल रहे हैं, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं थोक मूल्य सूचकांक, सभी लोग का उत्तर ठीक। जैसे मुझसे भी बहुत बार लोग पूछते हैं कि सर जी हमको बताइए, आप हमारे कमेंट को देखते रहते हैं, हमको बताइए कि हम ठीक कर रहे हैं ना। अरे भाई, ठीक कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो आप अपना आत्मविश्वास जगाइए ना। आप अपना आत्मविश्वास जगाइए कि यार चलो थोड़ा बहुत गलती हो रही है ना, यार मैं कर लूंगा, हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम ही सब कुछ है। ये अहंकार नहीं है। अगर जो आपको बस किसी दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है कि यार केवल हम ही कर पाएंगे, दूसरा नहीं कर पाएगा। आप ये कहिए कि यार हम बिल्कुल कर ले जाएंगे, दूसरा करेगा कि नहीं करेगा इसकी गारंटी नहीं, लेकिन हमसे ही होगा। इस बात को आप ध्यान में हमेशा रखा करिएगा, ठीक है? और थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कितना है? 2012। चलिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक सेकेंड, अब तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो गया ना, सॉरी दोस्तों, देखिए बात करते करते गड़बड़ हो गया। अब तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो गया है, ठीक है? अब वर्तमान के डाटा के अनुसार उपभोक्ता मूल्य हाँ, इस प्रश्न का उत्तर करिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, मान लिया मैंने, मान लिया। अगला प्रश्न। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, चलिए। यदि अर्थव्यवस्था में इस वर्ष 8% मुद्रास्फीति आंकी जाए तो इसका अर्थ क्या होगा? क्या उत्तर होगा भाई? यदि अर्थव्यवस्था में इस वर्ष 8% स्फीति आंकी जाए तो इसका अर्थ क्या होगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं सर? इतने सारे लोग गलत करेंगे मुझे उम्मीद नहीं थी, ठीक है? क्रय शक्ति में कमी आती है। कितनी बार बताया कि अगर जो 2022 में किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, 2022 में किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, और 2023 में किसी वस्तु का मूल्य क्या हो जा रहा है? 108 रुपए हो जा रहा है। 108 रुपए हो जा रहा है। इसका मतलब कि मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई कितना प्रतिशत बढ़ी है? 8% बढ़ी है। और वही ये पूछ रहा है कि वर्ष दो 8% स्थिति आकी जाएगी तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में क्या होगी? 8% की वृद्धि हो जाएगी ना भैया। तो 2022 में किसी एक्स वस्तु का मूल्य 100 रुपए था और 8% स्फीति आकी गई, तो इसका मतलब कि अब वो वस्तु कितने की हो गई? 108 रुपए की हो गई। तो जब तो कितना हुआ? 8 रुपए वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो गया ना, 8 रुपए की कीमतों में वृद्धि हो गया ना। तो क्या उत्तर होगा? ए होगा ना। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, कि जब मुद्रा अर्थात साख को सम्मिलित करते हुए मुद्रा की पूर्ति उसके मांग की अपेक्षा इतने नीचे गिर जाती है कि सामान्य रूप से वस्तुओं के मूल्य गिर जाते हैं और मुद्रा का मूल्य स्तर बढ़ जाता है, तब ऐसी स्थिति को बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। और देखिए दोस्तों, अगर जो आपको सफलता पाना है ना, तो कंफर्ट जोन को छोड़िए। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि अब तो सोने का समय है,
अब तो जगने का समय है, अब तो आराम करने का समय है, अब तो घूमने का समय है, अब हमें सो जाना चाहिए नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी, अब हमें खाना खा लेना चाहिए नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे जिंदगी में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अगर जो आप देखिए, जब तक आप परेशान नहीं रहेंगे, जब तक आप क्या करेंगे कि नींद नहीं त्यागेंगे, जब तक आप क्या करेंगे कि थोड़ी दो रोटी कम नहीं खाएंगे, भूखा है चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जब तक थोड़ी सी कम नींद नहीं लेंगे। बहुत सारे लोग, पता है, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि सुबह 7 बजे 8 बजे सो के उठते हैं और फिर दोपहर में 12 बजे भोजन करने के बाद फिर 1 बजे से शाम को 4 बजे तक सो जाते हैं। वो क्या दिनचर्या, वो क्या जिंदगी में क्या हासिल कर पाएंगे? कुछ भी उनसे नहीं हो पाएगा। सीधी सीधी बात है। तो जब तक आप अपने नींद को, भूख को, इन सारी चीजों पे जब तक काबू नहीं पाएंगे ना, तब तक यार जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। गुड लिविंग वाली स्थिति लेकर के चलेंगे ना, कुछ भी नहीं हो पाएगा कि अच्छे से लिविंग रहे, बढ़िया स्वस्थ हेल्दी भोजन रहे, बढ़िया नींद रहे। ऐसे में जिंदगी में कुछ भी हासिल आप कर नहीं पाएंगे। छोटी सी बात। इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा भाई? क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मुद्रा संकुचन। ठीक है, तो जब मुद्रा अर्थात साख को सम्मिलित करते हुए मुद्रा की पूर्ति उसके मांग की अपेक्षा इतने नीचे गिर जाती है कि सामान्य वस्तुओं के मूल्य गिर जाते हैं और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। तो भैया जब मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है तो ये मुद्रा का संकुचन ही तो होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, बिल्कुल ठीक है। बुक करते हैं तो, ओपन करते हैं तो नींद आती है। तो अपने दिमाग को कहिए कि नींद कुछ देर के लिए भग जा, आधे घंटे बुक को पढ़ लेने दे फिर सोएंगे। ठीक है, तो अपने दिमाग को क्या करिए कि थोड़ा सा बेवकूफ बनाइए कि यार थोड़ी देर पढ़ लेने दो, फिर सोएंगे, आराम से सोएंगे। आधे घंटे पढ़ लें, आराम से सोएंगे। फिर आधे घंटे हो गया, थोड़ी देर और पढ़ लें, फिर सोएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा क्या करिए, और जब लगे कि नहीं भाई अब सो जाना चाहिए तो सो जाइए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि सुदीर्घकालिक गतिहीनता का तात्पर्य है कि क्रमिक अवधि में समृद्धि की सीमांत दर में कमी आ रही है। अर्थात सुदीर्घकालीन गतिहीनता मतलब क्रमिक काल में, जैसे 2020, ठीक है, 2020, 2021, 2022, क्या हो रहा है? कम क्रमिक दर में क्या हो रहा है कि अवधि में समृद्धि की सीमांत दर में कमी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 8% था, यहाँ 7% हो गया, यहाँ 5% हो गया, 6%। तो क्रमिक दर में क्या आ रहा है? कमी आ रही है। इट मीन्स कि दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था सुदीर्घकालिक गतिहीनता की तरफ मूव कर रही है। अगला प्रश्न, मंदी की स्थिति में किस तरह का बजट अपेक्षित है? मंदी कब होता है भैया? मंदी का मतलब क्या होता है कि जब देश में उत्पादन का स्तर कम हो जाए। उत्पादन कम होना ही तो मंदी कहलाता है ना सर। उत्पादन कम होना मंदी कहलाता है। जब उत्पादन ही नहीं होगा तो मंदी हो जाएगी। और उत्पादन कम क्यों होता है? क्योंकि लोग मांग कम करना शुरू कर देते हैं। और मांग क्यों कम करते हैं लोग? क्योंकि लोगों के पास क्रय शक्ति अच्छी नहीं होती है। लोगों की क्रय शक्ति अच्छी क्यों नहीं होती है? क्योंकि मुद्रा की जो मात्रा है अर्थव्यवस्था में कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब मांग कम होती है तो पूर्ति भी क्या होती है? कम होती है। और जब मांग पूर्ति दोनों कम हो जाएगी तो उत्पादन कम होगा, और उत्पादन कम होगा तो उसे ही मंदी बोलेंगे। और अगर जो मंदी की स्थिति से हमें क्या करना है, अपने आप को उभारना है, तो क्या करेंगे भैया? घाटे का बजट बनाएंगे ना। और घाटे का बजट में क्या होता है कि सरकार की जो आय होती है वो कम होती है, लेकिन सरकार जो व्यय है वो ज्यादा करता है। तो घाटे का बजट क्या होगा? दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने लोग भी यहाँ पे ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सरकार की जितनी आय है उससे ज्यादा सरकार क्या करेगा? व्यय करेगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, जब मुद्रा के मूल्य में स्वतः ही बाजार के प्रवाहों द्वारा गिरावट आती है तो उसे क्या बोलते हैं भाई? बिल्कुल ठीक है।
क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? औस्फीति बोलते हैं ना। तो जितने लोग भी औस्फीति बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि जब मुद्रा के मूल्य में स्वतः ही बाजार के प्रवाहों द्वारा गिरावट आएगी तो उसे औस्फीति बोलते हैं। अगला, यदि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति में कार्यरत हो तो निम्न में से कौन सा कारण मुद्रास्फीति को जन्म देगा? पूर्ण रोजगार है अर्थव्यवस्था में, अर्थात हम अपने उत्पादन के सभी साधनों का ठीक तरीके से, जो देश में प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है सबका ठीक तरीके से प्रयोग करके हम उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर जो पूर्ण रोजगार की स्थिति है तो किस कारण से मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि अप्रत्यक्ष कर में कमी, ठीक है। अगर जो अप्रत्यक्ष कर में कमी कर दी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जब कम कर होगा तो लोगों की आय बढ़ जाएगी, आय बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि क्रय शक्ति उनकी मजबूत होगी, क्रय क्रय शक्ति जब बढ़ेगी तो मांग ज्यादा करेंगे, मांग ज्यादा करेंगे और उस हिसाब से पूर्ति नहीं हो जाएगी तो क्या होगी? मुद्रास्फीति आ जाएगी। अगला प्रश्न सर ये रहा कि फिलिप्स वक्र के अनुसार बेरोजगारी बेरोजगारी की प्राकृतिक तौर पे लौट आएगी जब, कब लौट आएगी भैया? बिल्कुल ठीक है, ये बहुत बार बताया, ठीक है। बिल्कुल, फिलिप्स वक्र के अनुसार बेरोजगारी बेरोजगारी की प्राप्त, अब फिलिप्स वक्र को पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे, इजी सी बात है। फिलिप्स वक्र के अनुसार बेरोजगारी बेरोजगारी की प्राकृतिक तौर पे लौट आएगी, कब लौट आएगी? जब स्थिति जो है ये मौद्रिक मजदूरी में बढ़ोतरी से क्या हो? अधिक हो। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। दोस्तों कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लासेस चल रही हैं। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूँ कि आप ईमानदारी से लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए। वहां पे मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। अगर जो आप बहुत दिन बाद भी इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, कुछ नहीं इकोनॉमिक्स में आता है, तो भी दोस्तों आपको सिंपल सटीक साधारण भाषा में सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं ताकि इस इकोनॉमिक्स का जो स्टूडेंट होता है उसके साथ समस्या होती है कि या तो इकोनॉमिक्स के नोट्स मिलते नहीं है या मिल जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। तो टेस्ट ऐसे नहीं कि एक ही दिन में सारा टेस्ट दीजिए, एक टेस्ट दीजिए, देखिए कि गलती कहाँ हो रही है, जहां पे गलती हो रही है उसको पढ़िए 2-4 दिन, उसके बाद फिर नया टेस्ट दीजिए तो आपको पता चलेगा कि गलती कहाँ कर रहे थे और आपको सुधार करने की जरूरत कहाँ है। और एग्जामिनेशन हाल में जो गलतियां होती हैं वो गलतियां अगर जो आप टेस्ट सीरीज पहले ही देके जाएंगे तो नहीं होंगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैं दे रहा हूँ और आपको करंट भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। दोस्तों इतने माध्यमों से आपकी इकोनॉमिक्स तैयार की जा रही है, कहाँ से प्रश्न बनेंगे लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ मैं आपको कोर्स दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए अलग क्लासेज है, झारखंड टीजीटी के लिए अलग क्लासेज हैं, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, मध्य प्रदेश की जो मुख्य परीक्षा है वर्ग 1 की उसके लिए भी क्लासेस चल रही है। एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर, सबका बैच अलग अलग है और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। कोई भी इंक्वायरी होगा तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और देखिए एडमिशन की बात करें तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलना है। मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, मध्य प्रदेश वर्ग 1 की जो मुख्य परीक्षा है, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट की फीस 2500 रुपए है। यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की फीस 2000 रुपए है। तो आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट ही कोर्स को परचेज कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, कोई भी इंक्वायरी होगी तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नए उत्साह नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।